साल 24 साल से जो खाली पड़ी है प्लाट, सरकारी प्लाट, दिल्ली सरकार का स्लम डिपार्टमेंट का सन 2000 से खाली प्लाट को अधिकारीगण, स्लम अधिकारीगण, आम आदमी पार्टी का नेतागण और भू माफिया ने फर्जी कागजात बनाकर धीरे 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 प्लाट को बेचता जा रहा, कब्जा कराता जा रहा। ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा स्लम घोटाला आएगा। ये स्लम किसके अंदर है? हम सबके अंदर है। हमारे अधिकारों पे इन लोगों ने, चंद लोगों ने खिलवाड़ कर रहा। जो यहाँ का नेतागण है वो फोन नहीं उठाते, जो हमारी समस्या उस पर काम नहीं करते। आज भी कई सारे समस्या है जिसपे हम लोग आज भी रूबरू हो रहे, परेशानी से जूझ रहे। कोई बोलने वाला नहीं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, नेतागण के पास में टाइम नहीं, तो काम कैसे होगा? मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ आए हैं, प्रेरणा ले कि 2024 में हम एक नई क्रांतिकारी पैदा करेंगे। पहले लड़े थे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में कम से कम 5-10 आदमी एक्टिव हो, जो अपने हक और इंसाफ के लिए, एकता हो के लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़े। अगर जब तक हम एकता नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होंगे, तब तक हमारी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। एकता ही सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम अपने अपने एरिया में, अपने लिए, अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए, अपने परिवार को सुविधा सुधार के लिए और परिवार को सेवा शिकोर के लिए थोड़ा सा पहल करो। नहीं तो बाप दादे भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, सारे आदमी एक्टिव नहीं होगा भाई। इसीलिए अच्छा इंसान बनना, अच्छा गार्जियन बनना, अच्छा नागरिक बनना, ये हम सबका दायित्व है। इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर हम आप मंथन नहीं करेंगे तो बाहर से लोग नहीं आएगा करने के लिए, इसकी समझ लेना। बाहर से लोग जब आया, वोट लेने के लिए आया, काम करने के लिए आया, काम तो हमें आपको करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग इन समस्या को गंभीरता से ले, सब अपने आप को प्रण करें और इसको आगे लेके चलने की प्रदान करें। मेरी यही बात मैं आप सबसे चाहूँगा, अपने अपने विचार दे। इसके बाद अभी रिसेंटली जो 4-4 प्लाट यहाँ जो बन रहा है, उसको जाके शूट करेंगे कि देखो अधिकारी का कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी हिम्मत है कि खुलेआम दिन में इस तरह का अपनी कब्जा करके बेचे जा रहा है। तो इस मिशन के लिए आज हम सारे के सारे बैठे हैं, आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस सेक्टर A6 की पॉकेट 11 नरेला पुनर्वास बस्ती में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग का विषय जो था या है, जितने भी खाली और कैंसिल प्लॉट्स हैं, उन खाली और कैंसिल प्लॉट्स को जो ड्यूसिप, जो पहले स्लम था ड्यूसिप बन गया है, उसके अधिकारी मिलकर, कुछ भू माफियाओं के साथ मिलकर उन प्लाटों को अवैध तरीके से बेच रहे हैं और इस तरह की बंदरबाट यहाँ पर उजागर की है और इसके खिलाफ अनेक लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं और वो शिकायतें दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल तक और तमाम अधिकारियों को दी है। और ये लोग लगातार लंबे समय से इस मांग को उठाते चले आ रहे हैं और अपने आप में ये बड़ा गंभीर मसला है कि जितने भी जो खाली या कैंसिल प्लॉट्स हैं, उसको नाजायज तरीके से ड्यूसिप के अधिकारी कुछ भू माफियाओं से मिलकर बेच रहे हैं। और इसके साथ ही इन बस्तियों की जो समस्याएं हैं, जिन पुनर्वास बस्तियों में बसे हुए 22-24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की ओर, इनके निराकरण की ओर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते। और इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ के निवासी संगठित नहीं है और यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। यानी एक ईंट उठाएंगे तो हर ईंट के नीचे समस्या ही समस्या है। सफाई से लेकर, यहाँ चारों ओर बड़े नाले हैं, उनकी सफाई नहीं होती, गंदगी के चारों ओर ढेर हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया कि अवैध नशे का धड़ल्ले से व्यापार है जो हमारे नौजवानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। हमारे बगल में ही एक मॉल है, उस मॉल में 4 से 5 शराब की दुकानें खुली हुई है जो बिल्कुल बस्तियों के बीच में है और दोनों ओर रोड पर लगाकर जो बाहर से लोग आते हैं कारों में, वो खुलेआम शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वहीं पेशाब कर देते हैं। कोई विरोध करे तो उनको पीटते हैं। ये हालत यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ बारात घरों की व्यवस्था देख लीजिए, कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था देख लीजिए, शौचालयों की व्यवस्था देख लीजिए, पीने के पानी की व्यवस्था देख लीजिए, यानी नालियों की व्यवस्था देख लीजिए। यानी
जो बिल्कुल खस्ता हाल होता है वो इन बस्तियों में सबसे खस्ता हाल है। और सही बात है कि संगठन को बनाना पड़ेगा आप लोगों को एकजुट होना होगा। कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह दे कि फलां व्यक्ति कोई अकेला चना कोई भाड़ फोड़ देगा। आज के दौर में, ऐसे दौर में जब आप दमन के दौर में रह रहे हैं, ऐसे दौर में जब अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे दौर में जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे तो तेरी वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे दौर में संगठन ही काम कर सकता है। जो सारे साथियों ने बात बताई है, उस संगठन को मजबूत करना ही होगा। अभी हम उन प्लॉट्स को भी देखेंगे जो प्लॉट खाली या कैंसिल पड़े हैं और जो अवैध तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से बनवाए जा रहे हैं। और इन अधिकारियों के खिलाफ जो भी लोग हैं आरटीआई लगाई है और जवाब मांगे हैं, लेकिन अभी आरटीआई का जवाब नहीं आया है। अभी इनकी शिकायतों का कोई निवारण नहीं हुआ है और आगे इसके लिए एक लंबी लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं उन खाली प्लाटों की ओर। वैसे तो आप देखते हैं कि हमारी जो समस्या है बेरोजगारी, हमारे घर घर में बेरोजगार है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां बेरोजगार नहीं होगा। आज बेरोजगारी 45 वर्ष के सबसे उत्कर्ष या सबसे चरम अवस्था में है और ये कोई मुद्दा भी नहीं बन पा रहा है। मजे की बात ये है बेरोजगारों की संख्या आज के दौर में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई आसमान पे, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। जो समस्या आपने गुनाई, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। और प्रमुख मुद्दे क्या है? हमारी भावनाओं से जोड़ दिए गए मुद्दे, हमारे जीवन की बेहतरी के मुद्दे, वो प्रमुख नहीं हो गए, लेकिन हमारी आस्था के, हमारी भावनाओं के वो तार छेड़ दिए गए हैं, जिसके जरिए यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग अपना वोट बटोरने की जुगत में लगे हुए हैं और ले रहे हैं वो। और समाज में एक ऐसी गहरी रेखा खींच दी है, एक ऐसी गहरी रेखा खींच दी है, एक ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है कि सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हमें परवाह नहीं, हमें तो फला व्यक्ति चाहिए। हम चाहे हालत क्या है, 1% देश के जो धन्ना सेठ हैं उनके पास देश की 40.5% दौलत इकट्ठा हो गई है। और 10% लोगों को और जोड़ लें, 10% के पास, मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, 10% लोग जोड़ दें तो सारी धन संपदा यानी 72% उन्हीं के हाथ में है। आम आदमी तो टैक्स देने के लिए है। आम आदमी एक माचिस भी खरीदेगा, उस पर भी टैक्स देगा तो सरकार को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। सरकार ने तो जीएसटी लगा दी है, टैक्स लगा दिए हैं, तमाम तरह के टैक्स हैं। बिजली चलाओगे तो टैक्स है, रोड पे चलोगे तो टैक्स है, सामान खरीदोगे तो टैक्स है, इनकम टैक्स, ये टैक्स बहुत उसके दायरे में तो खैर गरीब आदमी नहीं आता। तमाम तरह के टैक्स हैं। और सबसे ज़्यादा छूट किसको दी जा रही है? जो बड़े लोग हैं। छूट कैसे दी जा रही है? 2019 के बजट में कोविड से पहले जो कॉर्पोरेट कंपनियों पर टैक्स लगता था 30%, वो घटाकर कितना कर दिया? 22%। और कोविड काल के दौरान जब आम आदमी की आय नहीं थी बिल्कुल भी, इन कंपनियों के, जो बड़ी कंपनियां हैं, इनके मुनाफे कई हजार गुना बढ़ गए। और जो घाटा हुआ 30% से लेकर 22% पे जो घाटा हुआ कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से 19 लाख करोड़ रुपया समथिंग, में पूरा आंकड़ा भी दूंगा उसका, वो घाटे की भरपाई के लिए आम लोगों पर टैक्स थोप दिए गए। इस घाटे की भरपाई के लिए उन चीजों पर भी टैक्स लगा दिए गए जिस पर टैक्स कभी नहीं थे। वो कौन से सामान है? वो सामान है आपका दूध, आपकी दही, आपकी लस्सी, आपका आटा, आपकी पुस्तक, आपकी पढ़ाई की सामग्री, उन सारी वस्तुओं पर टैक्स थोप दिए गए। यानी आम आदमी का बच्चा कोई शिक्षा न ले पाए, आगे न बढ़ पाए,
नशे की लत में पड़ा रहे और तमाम तरह के इस तरह के मुद्दों में जो भावनात्मक तौर पर हैं, ऐसे मुद्दों का चश्मा चढ़ा दिया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। आने वाले दिनों में भी हमारे देश की बुनियाद क्या है? हमारे देश की जो बुनियाद है वो है विविधता में एकता, जिसके दम पे टिका हुआ है भारत संविधान। हमारा जिसे सर्वमन जो हमारा संविधान इससे देश चलता है, विविधता में एकता। भारत की सब लोग, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुभाषी है, बहुधार्मिक लोग हैं, लेकिन हम देश के प्रति एक हैं। लेकिन उसी नींव को, जो हमारे गणतंत्र की नींव है, 26 जनवरी आने जा रहा है, उस गणतंत्र की नींव को हिला के रखा जा रहा है। इस गणतंत्र से बड़ा कोई और पर्व बना दिया जा रहा है। इस देश के संविधान को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। 4 घटनाएं 2023 में, मैं नहीं कह रहा, जस्टिस नरीमन ने बताई 4 घटनाएं 2023 में कैसे मीडिया जो पूरा आईना खोल देंगी अगर सब हम इसको जान लें। सबसे पहले तो बीबीसी की जनवरी 2023 में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पेश की। वो डॉक्यूमेंट्री वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है और जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस पर कुछ टिप्पणी कर रही थी, उसकी भूमिका को उजागर कर रही थी, उस पर कुछ सवाल जवाब कर रही थी। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आपने देखा होगा कि उस पर तुरंत बैन लगाया और बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों में, हेडक्वार्टर्स में IT रेड लगवाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मीडिया को क्रश कर दो, दबा दो। जो मीडिया सवाल करे, जो मीडिया कोई रिपोर्ट छापे इस तरह की जो सरकार को शूट नहीं करती, उस मीडिया को कुचल दो। यानी मीडिया केवल वही रहेगा जो मीडिया सरकार की जयगान करेगा। स्वतंत्र मीडिया नहीं चलेगा, निष्पक्ष मीडिया नहीं चलेगा। और मीडिया का मूलतः काम ही होता है कि आलोचना करना, कमियों को ढूंढना, आलोचना करना, सवाल करना। ये सरकार नहीं करती। यानी हमारे देश के स्वतंत्र मीडिया पर हमला। जस्टिस नरीमन ने कहा कि ये सबसे बेहद परेशान करने वाली घटना पहली। उसने कहा अगर हमारा वॉचडॉग मारा जाएगा, प्रहरी, नागरिक निगरानी करता मारा गया, तो कुछ नहीं बचेगा कुछ नहीं। दूसरी परेशान करने वाली घटना उसने कही कि चुनाव कमिश्नर, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव कमिश्नर जो होते हैं, उनकी नियुक्ति पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च अप्रैल में एक निर्णय दिया था कि अब सुप्रीम कोर्ट को जो कमेटी चुनेगी उसके लिए एक पैनल होगा, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और विपक्ष का नेता होगा। ये कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगी, क्योंकि चुनाव कमिश्नर किसी के प्रति निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। और ये कमेटी एश्योर करेगी कि चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो निष्पक्ष होंगे और स्वतंत्र तरीके से चुनाव करेंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने राज्यसभा में पेश किया बिल ला के ये कह दिया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे हटाओ, इसमें प्रधानमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो मंत्री रहेगा, जो मंत्री रहेगा, जब 2 ही वो लोग हो रहे तो विपक्ष के नेता क्या कर लेगा, क्या करेगा? वो शो पीस कुछ नहीं। यानी चुनाव आयोग जिस पर जो स्वतंत्र होना चाहिए वो भी ये चुनेंगे, सरकार चुनेगी, जिसका मतलब निष्पक्षता और स्वतंत्रता नहीं होगी। उसने ये सब जोड़ा कि यदि इस फैशन में चुनाव होते हैं तो अब चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र कराना कल्पना रह जाएगी। दूसरी घटना, कैसे संविधान तोड़ा जाए। तीसरी घटना का जिक्र किया उन्होंने केरल की। उन्होंने कहा कि केरल में वहाँ की सरकार ने बिल पास करके दी, 8 बिलों को वहाँ का राज्यपाल 2 साल तक उन 8 बिलों को दबा के बैठा रहा। जब वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुँची तब एक बिल को स्वीकार करके भेज दिया हुआ और 6-7 बिलों को राष्ट्रपति को रेफर कर दिया। क्या मतलब है? 2-2 साल तक आप सरकार के विधायी कार्यों में जनता के लिए जो कानून बना रही है उसमें साइन नहीं करोगे, या तो साइन कर वापस भेजो,
2 साल तक 8 बिलों को अपनी टेबल पे दबाए बैठा रहा। और वो जब सुप्रीम कोर्ट गए 2 साल बाद, जब एक जो है बिल को स्वीकृति देकर साइन करके वापस भेजा और 7 को रेफर कर दिया। नरीमन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि रेफर करने, थोक भाव में राष्ट्रपति को रेफर करने का मतलब है कि इन बिलों की मौत हो जाए। और चौथी बेहद परेशान करने वाली घटना उन्होंने कही कि किस तरीके से देश की मीडिया, लोकतंत्र को कैसे रोका जा रहा है। धारा 370 को हटाया गया और धारा 370 हटाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया अभी, ये भी बहुत परेशान करने वाला था। जो एंड में आया अभी वो भी बहुत ही परेशान करने वाला था। 2023 के एंड में आया है कि उसने कहा कि कोई भी आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया हुआ, और राष्ट्रपति शासन लागू रहते रहते ही आपने एक जो फुल फ्लैज राज्य था उसको घटा के उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। वहाँ कोई विधानसभा चुनी हुई नहीं है। राष्ट्रपति शासन तो आप रूल कर ही रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर रहे हो। और आपने वहाँ 5 साल तक वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो सरकार चुनने का लोगों का अधिकार था, उनकी चुनी हुई सरकार जो आने की थी, आपने 5 साल तक वहाँ जनता को महरूम रखा। और केवल आपका ये मकसद था आप 2 यूटी में इसलिए तब्दील करें क्योंकि 1 साल के अंदर राष्ट्रपति शासन जहाँ भी लागू हो, 1 साल के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। और आपने 5 साल तक लगातार उसको बाईपास किया। केवल 2 परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो सकते, या तो नेशनल इमरजेंसी हो या चुनाव आयोग ये कह दे कि चुनाव मैं कराने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ऐसी दोनों स्थिति नहीं थी। उसके बावजूद भी आपने 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया, 2 यूटी में बदला उसको, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई निर्णय नहीं दिया कि कैसे उसने राष्ट्रपति शासन लागू रहते इसको यूटी में बदल दिया। यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके से जो धारा को हटाया गया, इस तरह यूटी में बदला गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी शांत हो गया, उस पर निर्णय दिया और उसको खुला छोड़ दिया। और केवल उसकी एश्योरेंस पे सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है कि उन्होंने कह दिया कि हाँ इसको राज्य का दर्जा दे देंगे और जल्द चुनाव करा देंगे, केवल उसकी एश्योरेंस पर, जबकि वो गवर्नमेंट का सक्सेसर नहीं होता, उत्तराधिकारी। तो जात बेहद परेशान करने वाली घटना मैंने जिक्र इसलिए किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, देश क्या कहाँ जा रहा है। ना तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को माना जा रहा है, ना इस देश के जो संवैधानिक बेंच के निर्णयों को माना जा रहा है, और जुडिशरी भी जिस रो में बह गई है, अब आने वाले दिनों में देखा यही जा रहा है। मीडिया की हालत कर दी गई है, संविधान की हालत कर दी गई है। इस सब को तार करके आने वाले समय में हमें एक अंधेरे युग की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और 22 जनवरी से राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद केवल यही है कि पूरे 1 महीने तक ऐसा प्रचार चलाओ कि और सारे मुद्दे गौण हो जाएं, और जिस पर सरकार को जनमत लेना है, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की अच्छे दिन आए कि नहीं आए, काला धन आया कि नहीं आया, लोगों की तरक्की कितनी हुई कि नहीं हुई, देश की अर्थव्यवस्था आम लोगों के लिए कितनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इस सारे मुद्दे गौण हो जाए। और चलो राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा है, लेकिन उसकी आड़ में जो जहर फैलाने का काम किया जाएगा वो सबसे घातक है। तो इसलिए हमें सचेत होते हुए आने वाले दिनों में, जैसे महेंद्र खत्री जी ने कहा, आपने भी कहा कि